औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। वैसे तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी में काफ़ी चीज़ें मुश्तरक हैं, मिलती जुलती हैं, एक जैसी हैं, लेकिन इसमें जो थोड़ा डिफरेंस आता है वो आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी के जो एम्स एंड स्कोप हैं और उसके अलावा इसकी हिस्ट्री में। तो अभी जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर आया था ADA-CDA प्रोग्राम का पार्ट 2 का, उसमें क्वेश्चन आया था काउंसलिंग साइकोलॉजी या नशावत नफ्सियात जो है उसकी मुख्तसर तारीख़ बयान करें। तो आपके सामने ये जो है हम मुख्तसर तारीख़ जो काउंसलिंग की है वो बयान करने जा रहे हैं। उसके साथ जो काउंसलिंग साइकोलॉजी के एम एंड स्कोप है वो आपके सामने बयान करने जा रहे हैं ताकि आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी के हवाले से अवेयरनेस हो सके। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी, हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसमें मशावती नफ्सियात का तारुफ़ है। मशावती नफ्सियात क्या है, उसके मकासद क्या है और उसकी वसअत क्या है। यानी जहाँ पे भी अब स्कोप का लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब है उसकी वसअत, उसका फैलाव, उसका आगे फ्यूचर में क्या उसकी प्लानिंग्स है। तो ये पे बाज़ दफ़ा लोग जो है उसकी ट्रांसलेशन करते हुए गलती कर देते, तो आपने गलती नहीं करनी है, आपने सोच समझ के उस चीज़ों को देखना है। तो मशावरत जो होती है, काउंसलिंग जिसको कहा जाता है, वो अफ़राद के ज़हनी मसाइल के हवाले से उन्हें मदद फ़राहम करना है। तो काउंसलिंग तो हम मशावरत आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन जब हम काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं तो फिर उसका ताल्लुक़ हो जाता है नफ्सियाती और ज़हनी मसाइल के साथ, यानी किरदारी जो मसाइल हैं उनके साथ। क्योंकि नफ्सियात का लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपने किरदार का ज़रूर है कि किरदारी जो ताल्लुक़, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी जो है किरदार के हवाले से है। तो फ़ौरन हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जाना चाहिए, आनी चाहिए कि जहाँ पे साइकोलॉजी का वर्ड है वो एजुकेशन के साथ है, वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल के साथ है, वो सोशल के साथ है, वो क्रिमिनल के साथ, वो किसी के भी साथ है। तो उस फ़र्द के जो समाज में रहने वाला है उस फ़र्द के किरदार के साथ तो समाजी साइकोलॉजी। अगर हमारा ताल्लुक़ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले अफराद के साथ है तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अगर हम स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी में रहने वाले अफराद के साथ तो सोशल साइकोलॉजी। अगर हम क्रिमिनल्स की हवाले से बात कर रहे हैं उन साइकोलॉजिस्ट उनके साथ तो क्रिमिनल साइकोलॉजी। अगर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से काम कर रहा है तो फोरेंसिक साइकोलॉजी। अगर वो लोगों की वेल बीइंग के लिए, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, उनकी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इस तरह से ये चीज़ें आती हैं। आप मेरे वो पहला लेक्चर जो है पार्ट 1 को ज़रूर सुनिएगा इस हवाले से। तो इसमें जो अफराद के ज़ाती और नफ्सियाती जो मसाइल होते हैं उनकी रहनुमाई करना, उन्हें मदद फ़राहम करना, इसे मशावरत या मशावरती नफ्सियात कहा जाता है। तो मशावरती जो नफ्सियात के तारुफ़ की जब हम बात करते हैं तो एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल प्रोसेस है, मुनज़्ज़म और पेशेवराना अमला है, जिसके ज़रिए से जो मुशीर होता है वो फ़र्द के रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हल करने में उसकी मदद फ़राहम करता है। जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है ये बेसिकली मुख्तलिफ़ एरियाज़ में काम करती है और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में परफॉर्मेंस दे रहा होता है। एक तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो करियर काउंसलिंग के हवाले से है, फिर आपका एजुकेशनल काउंसलिंग के हवाले से है, फिर आपका मैरिज काउंसलिंग के हवाले से है, फैमिली काउंसलिंग के हवाले से है, ठीक है, और ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग के हवाले से है। ये जिसमें ये चीज़ें जॉब्स के हवाले से, ये ऑक्यूपेशन के हवाले से, उसको सिलेक्ट करने के हवाले से, जैसे कैरियर और ऑक्यूपेशनल को हम एक साथ भी ले सकते हैं। चाइल्ड काउंसलिंग के हवाले से जब बच्चे की हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे को देख रहे होते हैं, उसके एटीट्यूड्स को, उसके बिहेवियर्स की, उसके एप्टीट्यूड को, उन चीज़ों को देख रहे हैं, उसके साथ आने वाले प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, तो उनको, ठीक है। और उसके अलावा हम जब ये जो हमारा डेवलपमेंट के इश्यूज़ होते हैं उनको हम देख रहे होते हैं, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में होता है। जब उसको स्टडी करना है तो वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, और जब उसके मसाइल को जो डेवलपमेंट के हवाले से हैं तो उनको हम जब उनके साथ उन प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं तो वो डेवलपमेंट काउंसलिंग के अंदर आ जाती है। बच्चे की काउंसलिंग के हवाले से वो चीज़ें आ जाती हैं। एक और मैं आपको मेजर जो डिफरेंस बताता चलूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी के हवाले से, वो ये है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो एबनॉर्मल पीपल्स के साथ डील कर रहा होता है, और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो होता है वो नॉर्मल पीपल्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं उनके साथ डील कर रहा होता है। तो ये ज़रूर एक डिफरेंस आपने याद रखना है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो मशावरती नफ्सियात जो होती है वो फ़र्द की मदद करती है, उसके जिस्मानी, उसके हिजानी यानी उसकी फ़िज़िकल, इमोशनल और जो मेंटल हेल्थ होती है उसके मुतालिक जो मामलात होते हैं उसको, कि वो अपने एहसासात को प्रेशर से कैसे निकाल सकता है, अपने आप को
को प्रेशर प्रॉब्लम से कैसे, तमाम मसाइल को कैसे हल कर सकता है। अभी वो नॉर्मलिटी की हद तक होता है, उसे जहन जो परेशानियाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में आ जाती हैं। लेकिन अगर वो एक क्राइटेरिया के साथ मीट करता है उन प्रॉब्लम्स के, उन डिप्रेशन के, उन परेशानियों के, तो फिर वो क्लिनिकल जो है साइकोलॉजिस्ट की तरफ रुजू करता है और उनका शिकार होता है। तो माहिरीन जो नफ्सियात है, मशावती नफ्सियात के जो मकासद हैं उसमें फ़र्द की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सारे शोबे जिसमें जो ये काम करता है वो भी बेसिकली मकासद है, वसत है। उसके अलावा इसका मकसद है जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना, जो है इस बैलेंस्ड डेवलपमेंट जो है वो फ़र्द की शख्सियत की वो कैसे की जाए उसको बेहतर बनाना। अगर कोई तालिब इल्म तालीमी मुश्किलात का शिकार है तो उसकी मुश्किलात को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर किसी नौजवान को पेशे के इंतखाब के हवाले से, उसकी प्रोफेशनल सिलेक्शन के हवाले से है तो उसमें उसकी मदद कैसे की जाए। स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से उनके इशूज़ हैं उनको कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा फ़र्द को इस काबिल बनाना कि वो अपनी काबिलियत, अपनी खूबियों और सलाहियतों को बरूए कार लाए, उनकी मज़ीद जो है वो नशोनुमा करे। फ़र्द के अंदर हम पॉजिटिव और जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ हैं उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये काउंसलिंग साइकोलॉजी का मकसद है। फ़र्द की, अफराद की, इंडिविजुअल्स की जो इमोशनल, मेंटल और उनकी जो आपस में मुताबिकती और किरदारी जो मसाइल हैं, यानी जो उनके एडजस्टमेंट के और बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें कैसे एक मदद की जाए। तो जो माहिर मशावरती नफ्सियात होता है वो किसी भी फ़र्द, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को हर तरह की मशावरत देने का माहिर होता है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स जो होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो स्कूल्स में, गवर्नमेंट एजेंसीज में, हेल्थ वर्कर्स में, दूसरे मामलात में उनको काउंसलिंग दे सकता है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी वहाँ, तो काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो क्लिनिकली तौर पर भी लोगों की जो अफराद की ज़हनी बहाली का सेंटर वहाँ पे काम करके मेंटल हेल्थ जो है उनको अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सकती है। हॉस्पिटल्स में भी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मशावरती सेंटर, काउंसलिंग सेंटर्स हैं बाकायदा जो काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो काउंसलिंग साइकोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है। फैमिली काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, फैमिली के इश्यूज़ को उनको जो है वो सॉल्व करने के लिए वो सारे उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ डील किया जाता है, उनको दी जाती है। इसके अलावा जो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और उनकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजी का स्कोप है, उसका एम्स है। तो इनको आप इसी तरह से कर सकते हो। इनको आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रोल के तौर पर भी लिखते हो, द रोल ऑफ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन लिखा जा सकता है जब आप, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि जब आप रोल ऑफ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट लिखेंगे तो रोल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में आप लिखेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ये करता है, मशावरती माहिर नफ्सियात ये करता है। और जब आप लिखेंगे कैरियर स्कोप, एम एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, फिर आप वर्ड यूज़ करोगे कि काउंसलिंग साइकोलॉजी मशावरती नफ्सियात का ये काम है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, इसको ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। अब हम ज़रा मशावरती नफ्सियात की मुख्तसर तारीख़ के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसकी कहाँ से इसका आगाज़ होता है। तो अमेरिका के अंदर जो काउंसलिंग साइकोलॉजी का आगाज़ है वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद ही होता है, यानी तमाम में जो बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं उनका आगाज़ वहीं से हुआ। इस दौरान अमेरिका की जो मिलिट्री है उसको प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस हुई और उस ट्रेनिंग को, जो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, पेशा वराना तरबियत थी, उसको की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी की ब्रांच है उसको डेवलप किया गया। तो ये वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन एक इदारा, इसने 1940 उसने मशावरती नफ्सियात की बुनियाद डाली और जो हमारी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसके अंदर डिवीज़न 17 उसका नाम वहाँ पे उसको दिया गया, जो अब सोसाइटी ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी के नाम से जानी जाती है और इस डिवीज़न का नाम डिवीज़न 17 इसको रखा गया। 40 और 50 के दौर में जो काउंसलिंग साइकोलॉजी थी वो बाकायदा तौर पर उसकी इंट्रोडक्शन हुआ, वो तारीफ़ हुई और इसके साथ ही जो माहिरीन थे उनकी ट्रेनिंग और उनकी तालीम में इजाफ़ा होना शुरू हुआ। इसके साथ ही मशावरती नफ्सियात में PhD की डिग्री जो है वो करवाई जाने लगी। तो इसके अलावा जो इसमें बड़ा नाम आता है वो आता है फ्रैंक पार्सन का, जिसको कैरियर काउंसलिंग का बानी तस्वर किया जाता है। कैरियर काउंसलिंग पे उनके बहुत ज़्यादा काम है। इसने टैलेंट मैचिंग अप्रोच जो है उसका नज़रिया पेश किया था, टैलेंट मैचिंग अप्रोच, जिसे आज हम ट्रीट एंड फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी कुछ लोगों के अंदर ख़ास तौर पर कुछ ऐसे ट्रीट्स एंड फैक्टर्स पाए जाते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को बना रहे होते हैं और इसी पर्सनैलिटी के बेस पर उसकी कैरियर काउंसलिंग की जाती है। यानी उन्हीं ट्रेड्स की, उन्हीं फैक्टर्स की बेस पर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। और इसका मकसद ये था
कि हम किस तरह से अफराद को उनके ट्रेड्स और फैक्टर्स के हवाले से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और उस डिफ्रेंशिएशन की वजह से, उस फ़र्क की वजह से हम कैसे उनको उनका पेशा इख्तियार करने में उनकी मदद उनको फ़राहम कर सकते हैं। तो अब जो इसके बाद फ्रैंक पार्सन जो था, इसको ज़्यादा जाना जाता है, इसने एक बोस्टन्स वोकेशनल ब्यूरो कायम किया था 1908 में, और इनकी एक जो थी, इन्होंने पब्लिकेशन भी इनकी बुक हुई थी जो थी बहुत इम्पोर्टेंट है इन द हिस्ट्री, और उस बुक का नाम था चूजिंग अ वोकेशन, कि हमने एक पेशा जो चूज़ करना है वो किस तरह से करना है, उसमें उसने डिटेल में उसको बयान किया था। तो उस ये 1909 में यानी 1908 में ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी। यानी 1908 में उन्होंने वोकेशनल बोस्टन्स वोकेशनल ब्यूरो कायम की थी, और 1909 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था चूजिंग अ वोकेशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो था इनका कंट्रीब्यूशन था हिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर। फ्रैंक पार्सन ने जो वोकेशनल काउंसलिंग थी या काउंसलिंग साइकोलॉजी थी, उसको बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया, उसको एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया। इसके अलावा एक जैसी बी डेविस का नाम आता है। जैसी बी डेविस था, उसने पहली दफ़ा यानी फ़र्स्ट जो था सिस्टमाइज्ड किया गाइडेंस प्रोग्राम को पब्लिक स्कूल्स के अंदर, और उन्होंने एक रास्ता फराहम किया, एक वे दिया स्कूल गाइडिंग काउंसलिंग का। इसके अलावा जो था गिलिफोर्ड बियर्स एक नाम आता है। गिलिफोर्ड बियर्स जो था, उन्होंने मेंटल इलनेस के जो थे या जो डिप्रेशन के जो पेशेंट्स थे उनको जो है उनकी पोर कंडीशन को एक्सपोज किया मेंटल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपनी एक बुक के अंदर जो कि उन्होंने 1908 में लिखी थी, और बाकायदा उनको काउंसलिंग जो है उन्होंने प्रोवाइड की। तो उनका नाम था क्लिफोर्ड बियर्स। इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो फर्स्ट अचीवमेंट होती है बेसिकली वो 90s से इसके जो रूट्स हैं उसका आगाज़ होता है। जो दो इम्पोर्टेंट इसमें बेंचमार्क्स जो हैं उन्होंने हेल्प की थी इसकी प्रैक्टिस को फैलाने के लिए। इसमें जो पहला था वो 1913 में एक नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, जिसको NVGA भी कहा जाता है, वो जो था, और आज कल जिसको अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन कहा जाता है, ये इसका आगाज़ हुआ। और दूसरा 1917 में 1917 में जो स्मिथ हॉग्स थे, उन्होंने उनका जो एक्ट था वो पास हुआ, और उसका मकसद था कि जो पब्लिक स्कूल फंडिंग की जाए वोकेशनल एजुकेशन के लिए, यानी वोकेशनल एजुकेशन के लिए फ़ंडिंग की जाए। और जो वर्ल्ड वार 1 थी उसके बाद से बहुत सारे आर्मी जो साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग डिवाइसेस जो हैं वो अफराद की सिलेक्शन के लिए उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया सिविल पॉपुलेशन के अंदर, और इसका मकसद जो था वो साइकोमेट्रिक्स को अवेयरनेस देना था, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के हवाले से था, और उसमें बाकायदा तौर पर जो वो सिलेक्शन की जाती थी, और वहाँ से वो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हुई। 1929 में 1903 में इब्राहम और हैना जो था, हैना स्टोन, उन्होंने एक फ़र्स्ट जो मैरिज और फैमिली काउंसलिंग सेंटर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में उसे इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा E.G. विलियमसन थे, उन्होंने पहली जो है वो थ्योरी काउंसलिंग की वो डेवलप की, और उसका मकसद था टू वर्क विद स्टूडेंट्स और जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनके साथ जो है वो काम करने के लिए उसका मकसद था। और इसको एक काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच बनाई गई, जिसको ट्रेड फैक्टर थियरी काउंसलिंग भी कहा जाता है, जो मैंने पहले जैसे आपको बताया। 1939 में जो US गवर्नमेंट थी उसने इस्टेब्लिश किया था US एम्प्लॉयमेंट सर्विस, और इन्होंने फ़र्स्ट एडिशन अपना जो डिक्शनरी ऑफ ऑक्यूपेशनल टाइटल्स थी, DOT जिसको कहा जाता है, उसको जो है वो पब्लिश किया था, और ये था बेसिकली एक सोर्स था कैरियर इंफॉर्मेशंस के लिए फॉर वोकेशनल गाइडेंस। जो स्पेशलिस्ट थे उनके लिए ये डिक्शनरी का क़याम जो है वो किया गया। इसके अलावा काउंसलिंग और गाइडेंस की जब हम बात करते हैं तो 1942 में कार्ल रॉजर्स ने एक अपनी जो है वो बुक पब्लिश उनकी हुई थी काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के नाम से, और जिसका मकसद, जिसका फोकस था जो हमारा पर्सनहुड, उसके ऊपर था फोकस, उस पर्सनहुड था। बेसिकली नॉन डायरेक्टिव अप्रोच थी काउंसलिंग की।
अमेरिका के अंदर जो था अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन APGA का जो क़याम हुआ 1952 में। इसके अलावा जो डिवीज़न थी काउंसलिंग साइकोलॉजी की वो भी 1952 में क्रिएट हुई, डिवीज़न 17 जिसकी हम बात कर रहे थे पहले। और इसके अलावा जो था अमेरिकन स्कूल काउंसलर एसोसिएशन जो है ASCA वो चार्टर्ड हुई, और एक जो नेशनल डिफेंस एजुकेशन एक्ट था 1958 में वो जो है वो चार्टर हुआ। और इसका मकसद था कि जो स्कूल काउंसलिंग है उसको अपग्रेड किया जाए, उसके प्रोग्राम को और काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी जाए। और इसी कोशिश की वजह से 1958 तक 1958 तक जो थे तकरीबन स्कूल काउंसलर की तादाद 12,000 हो चुकी थी अमेरिका के अंदर, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। तो 1950 से पहले पहले 4 इम्पोर्टेंट जो थेरीज़ थी काउंसलिंग की वो डेवलप हो चुकी थी जी। वो उनमें एक साइको एनालिसिस थी सिगमंड फ्राइड की, उसके अलावा ट्रेट फैक्टर और डायरेक्टिव जो थेरीज़ थी E.G. विलियमसन की, उसके अलावा ह्यूमनिस्टिक और क्लाइंट सेंटर्ड थेरीज़ थी कार्ल रॉजर की, इब्राहम मैस्लो की, और बेवरल थेरीज़ थी B.F. स्किनर की। 1950 के बाद कुछ नई थेरीज़ जो थी वो इमर्ज हुई, जिसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जोसेफ वोल्पे की, और उसके अलावा REBT रैशनल इमोटिव थेरेपी एल्बर्ट एलिस की, और उसके अलावा ट्रांसैक्शनल एनालिसिस जो है एरिक बर्न की, और कॉग्निटिव थेरी जो थी एरन बैक की। ये मुख्तलिफ थेरीज़ जो थी वो 1950 से पहले और 1950 के बाद डेवलप हुई, जिसने काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। मौजूदा दौर में हम बात करते हैं तो मशावरती नफ्सियात बतौर एक पेशे की पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और इस पर मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल बुक्स और जो है वो रिसर्च आर्टिकल जो है वो बहुत कसरत से इस पे काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंसान हर वक्त जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार होता है, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, और आपस में एक दूसरे के साथ जो अपने ड्रीम्स हैं उनको भी आपस में शेयर करता है। ये बेसिकली जो आपस में शेयरिंग है और दूसरों से उनकी कंफर्मेशन के जो बारे में राय लेना और मशवरा, ये भी काउंसलिंग साइकोलॉजी में आती है। तो सिगमंड फ्राइड की जो साइको एनालिसिस थी जिसके अभी हमने बात की, उसने मशावरती नफ्सियात को एक नया रुख दिया कि मरीज़ अपने मसाइल अपने मॉलेज को बताए, और ये मॉलेज जो उसका है वो उसे उसके अनकॉन्शियस को समझने में उनकी मदद दे। तो फ्राइड का जो नफ्सियात में सबसे अहम किरदार है, तो मशावरती नफ्सियात में मशावरत का नुक्ता जो है वो 1960 तक रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बाकायदा जगह जो है वो न बना सका। और 1960 के बाद इसमें ज़्यादातर जो डेवलपमेंट थी, उससे पहले थेरीज़ वगैरह डेवलप हो चुकी थी, लेकिन हमारे ख़ास तौर पर अभी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो बहुत सारे मसाइल का हमें सामना है, और काउंसलिंग साइकोलॉजी को हम बाकायदा से उस लेवल पर नहीं ला सके हैं जो उसकी ज़रूरत है। और पाकिस्तानी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर आजकल के सूरत हाल के अंदर अब ऑनलाइन सिस्टम्स है, क्लासेस हैं, तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, प्रॉब्लम्स हैं, करियर काउंसलिंग के इशूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ है। हमें सब्जेक्ट चूज़ करने नहीं आते, हमें पता नहीं है कि हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा हमें बेहतर। तो इस वक्त जो ज़रूरत है, इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसाइल से, और बहुत सारे जैसे जैसे वक्त तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है सोसाइटी में, उसके साथ साथ इंसानी मसाइल जो है वो ज़्यादा होते हैं, और वहीं से प्रॉब्लम्स का आगाज़ होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को जो है वो उसकी ज़रूरत को समझा जाए और उस पर काम किया जाए। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्कोप के और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको डिटेल के साथ बताया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत नॉलेज आपको इसके हवाले से मिला होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।